हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुनीता एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं बीसी के चैप्टर 1 पार्ट 2। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, बिजनेस एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखो फर्स्ट पैराग्राफ में हमें क्या बताया है, यहाँ पे बता रहे हैं कि हम जो भी प्रोडक्शन करते हैं वो हम दो पर्पस के साथ कर सकते हैं। एक होता है हमारा सेल्फ कंजम्पशन के लिए हम कर रहे हैं, अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए कर रहे हैं। और ऐसे प्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं, जो हम सेल्फ कंजम्पशन के लिए करते हैं, इसे हम लोग कहते हैं प्रोडक्शन फॉर सब्सटेंस। ठीक है। और दूसरा हम लोग प्रोडक्शन किसके लिए कर सकते हैं, मार्केट में सेल करने के लिए। तो यहाँ पे लिखा है कि जितना भी आप सामान मार्केट में बेचने के लिए बना रहे हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, सप्लाई कहते हैं इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन में। जब जब कोई भी पर्सन क्या कर रहा है कि अगर वो पहले अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए प्रोडक्शन कर रहा था, अब वो मार्केट के लिए भी प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दे, तो अब वो क्या कर रहा है, वो शिफ्ट कर रहा है। पहले सिर्फ सेल्फ कंजम्पशन के लिए बना रहा था, अब वो मार्केट के लिए भी बनाने लग गया है। तो इस तरीके के शिफ्ट को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम लोग कमर्शियलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन या फिर प्रोडक्शन ऑन कमर्शियल स्केल। अब नेक्स्ट हमें पढ़ना है डेफिनेशन ऑफ बिजनेस फ्रॉम थ्री इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव। पहला है ब्रॉड पर्सपेक्टिव, सेकंड है मीडियम पर्सपेक्टिव एंड थर्ड है नैरो पर्सपेक्टिव। सो अगर हम ब्रॉड पर्सपेक्टिव के हिसाब से बिजनेस की बात करें तो इसके अकॉर्डिंग कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी आप करते हो वो बिजनेस की डेफिनेशन के अंदर समा जाता है। चाहे आप प्रोडक्शन करें जिसमें आप लोग रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं, रॉ मटेरियल का आप फॉर्म चेंज करते हैं, उसमें वैल्यू एडिशन करते हैं और उसे कंज्यूमर के लिए और भी ज्यादा वैल्यूएबल बना देते हैं, ये बिजनेस कहलाएगा। अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन या ट्रेडिंग कर रहे हैं, यानी आप कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे, आप कोई वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे, सिर्फ आप मैन्युफैक्चरर के पास से सामान लेकर के उसे कस्टमर्स के पास तक पहुंचा रहे हैं, जैसे कि होलसेलर्स और रिटेलर्स करते हैं, तो ये भी बिजनेस की डेफिनेशन के अंदर आ जाएगा। चाहे आप कोई सर्विसेज दें, जैसे कि एजुकेशन सर्विसेज हो गया, या आपको जो डॉक्टर सर्विसेज देते हैं हेल्थ सर्विसेज, तो ये भी बिजनेस की डेफिनेशन के अंदर आ जाएगा। तो हम समझ गए कि इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एग्रीगेट ऑफ ऑल बिजनेसेस, सारे बिजनेस सारे फंक्शंस इस ब्रॉड पर्सपेक्टिव की डेफिनेशन में आ जाते हैं। अब बिजनेस को अलग अलग तरीके से हम देख सकते हैं, जैसे कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं वो कंस्ट्रक्शन हो सकता है, जिसमें आप जैसे आपने कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर ली, मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है जो कि प्रोडक्शन ही है, ट्रेडिंग हो सकता है, होलसेलर्स एंड रिटेलर्स जो करते हैं वो ट्रेडिंग है। ठीक है। सर्विस एंटरप्राइज हो सकता है, यानी कि आप गुड्स ना दे करके इनटेंजिबल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी बिजनेस है। अब आपके बिजनेस का जो ओनरशिप स्ट्रक्चर है वो कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि जो बिजनेस है उसे गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, गवर्नमेंट उसकी ओनर है, जिसे हम कहेंगे कि स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस या फिर पब्लिक सेक्टर। या फिर ऐसा हो सकता है कि इस बिजनेस को कोई प्राइवेट पर्सन कंट्रोल कर रहा है, यानी कि गवर्नमेंट नहीं, कोई आम आदमी इसका ओनर है। आपका बिजनेस प्रोप्राइटरी फॉर्म ऑफ बिजनेस हो सकता है। प्रोप्राइटरी फॉर्म ऑफ बिजनेस की खासियत क्या है कि इसमें ओनर और मैनेजर दोनों सेम ही होते हैं। जैसे कि हमारे बगल में जो किराने की शॉप होती है, आप देखोगे कि जिस बंदे की ये दुकान है वही उसको मैनेज भी कर रहा है, उसका सारा कामकाज वही देख रहा है, सारा प्रॉफिट लॉस वही झेल रहा है। ये प्रोप्राइटरी फॉर्म ऑफ बिजनेस होते हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर भी हो सकता है, जैसे कि कंपनी जिसमें ओनरशिप एंड मैनेजमेंट दोनों अलग लोगों के हाथों में होती है। ओनर्स शेयर होल्डर होते हैं और मैनेजर्स आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। अब आपके बिजनेस की साइज कुछ भी हो सकती है, वो माइक्रो स्मॉल मीडियम या लार्ज एंटरप्राइज हो सकती है। ये जो डिवीजन होता है एंटरप्राइजेस का, वो इन्वेस्टमेंट के एंगल से देखा जाता है। बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट है तो वो माइक्रो हो गया, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है तो आप उसे लार्ज एंटरप्राइज कह सकते हैं। आपके बिजनेस का जो दायरा है, जो स्कोप है, वो हो सकता है कि आप अपनी कंट्री में ही सिर्फ बिजनेस कर रहे हैं, इसे हम लोग डोमेस्टिक बिजनेस कहेंगे। हो सकता है कि आप एक से ज्यादा देशों में अपने प्रोडक्ट को बना रहे हैं और बेच रहे हैं, तो ये एक मल्टीनेशनल एंटरप्राइज इसे कहा जाएगा। तो ये सभी जो है वो बिजनेस की डेफिनेशन के अंदर आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू ब्रॉड पर्सपेक्टिव। अब यूजुअली जो हम बिजनेस को डिवाइड करते हैं, तो हम क्लासिफाई करते हैं उसे तीन कैटेगरीज में। उसे हम इंडस्ट्री कह सकते हैं, ट्रेड कह सकते हैं या फिर कॉमर्स कह सकते हैं। इंडस्ट्री तो आपको पता है मैन्युफैक्चरिंग हो गया, वही रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना। ट्रेडिंग, सिर्फ आप एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाने का काम करते हैं, कोई वैल्यू एडिशन नहीं करते। कॉमर्स क्या होता है, कॉमर्स के अंदर ट्रेड और इंडस्ट्री समा जाते हैं। तो कॉमर्स ऐसे कह लो कि एक बहुत ही वाइड टर्म है और ट्रेड एंड इंडस्ट्री उसका पार्ट है। कॉमर्स के अंदर
ट्रेड और इंडस्ट्री के अलावा भी सारी ऑक्सिलरी सर्विसेज भी आती हैं, यानी कि सपोर्टिंग सर्विसेज, जो आपके बिजनेस को बहुत ही स्मूथ बना देती हैं, बिजनेस करना आपके लिए बहुत ही इजी बना देती हैं। वो सारी सर्विसेज भी कॉमर्स का पार्ट है। एग्जाम्पल के तौर पे बैंकिंग सर्विसेज, जनरल इंश्योरेंस सर्विसेज हो गई, ट्रांसपोर्ट एंड वेयर हाउसिंग सर्विसेज, तो ये सब भी कॉमर्स का पार्ट है और ये सब बिजनेस के अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पर है हमारे सामने कि क्या एग्रीकल्चर को हम इंडस्ट्री और बिजनेस बोल सकते हैं? क्या एग्रीकल्चर अपने आप में बिजनेस है? तो इसका आंसर हमें बताया गया है कि इट डिपेंड्स, यानी कि बहुत ही सीधा आंसर नहीं दिया गया है, लिखा गया है कि डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंट्री की बात कर रहे हैं और वहां के हालात क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर पाएंगे कि ये बिजनेस की डेफिनेशन के अंदर एग्रीकल्चर को डालना है या नहीं डालना है। फिर बताया गया कि अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया के हालातों को देखते हुए हम एग्रीकल्चर को बिजनेस नहीं कह सकते। सो एग्रीकल्चर डज नॉट कंप्राइज इंडस्ट्री एंड बिजनेस, अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो ऐसा क्यों है? लेकिन क्यों हम इंडिया में एग्रीकल्चर को बिजनेस नहीं मान रहे हैं? तो इसके हमारे पास इन्होंने दो रीजन दिए हैं, हम एक एक करके दोनों रीजन को देख रहे हैं। पहला ये हमें बता रहे हैं कि इंडिया में जो भी एग्रीकल्चर होता है, मेजर पार्ट जो एग्रीकल्चर का है इंडिया में, वो हम सब्सिडेंस के लिए करते हैं। सब्सिडेंस यानी कि अभी बताया था सेल्फ कंजम्पशन के लिए करते हैं। मेजोरिटी जो इंडिया में फार्मर्स हैं वो बहुत ही पुअर एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, उनके पास जो लैंड है वो बहुत ही छोटी सी है, तो अब इसमें वो अपने लिए बनाएंगे ना, वो मार्केट में बेचने के लिए बनाए, इतनी तो उनके पास जमीन ही नहीं है। तो मेजोरिटी जब आप अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए बना रहे हो, मार्केट में बेच ही नहीं रहे, तो इसे हम लोग कैसे बिजनेस कहें? तो ये पहला रीजन दिया। दूसरा दूसरा रीजन ये बता रहे हैं कि देखो, अगर कि एग्रीकल्चर बिजनेस होता तो इनकम टैक्स में उसके ऊपर टैक्स लगता। इनकम टैक्स में क्या है कि आप कोई भी बिजनेस एक्टिविटी करते हैं तो उससे होने वाली इनकम के ऊपर आपको सरकार को टैक्स पे करना पड़ता है। सब बिजनेस के ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ता है, लेकिन एग्रीकल्चर के ऊपर तो ऐसा कोई टैक्स हमें नहीं पे करना पड़ता। एग्रीकल्चर की जो इनकम होती है वो एग्जेम्प्ट है, ठीक है, मुफ्त है, यानी कि उसके ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ता। और इसीलिए हम एग्रीकल्चर को बिजनेस नहीं मान सकते, क्योंकि अगर वो बिजनेस होता तो टैक्स पे करना पड़ता। ठीक है, तो एक तरीके से इसको एग्जेम्पशन दे करके सरकार इसे बिजनेस की डेफिनेशन से बाहर निकाल रही है। तो ये दो आपको रीजंस यहाँ पर आई होप आपको समझ आए। नेक्स्ट इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये बताइए कि देखो चलो, एग्रीकल्चर तो हमने बिजनेस की डेफिनेशन से बाहर कर दिया, लेकिन कि अगर कोई बंदा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री चला रहा है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री चला रहा है, क्या मतलब है इसका? आप एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन होता है उसको आप डायरेक्टली नहीं बेच रहे हो। आपने अगर चावल उगाया तो आप डायरेक्टली चावल नहीं बेच रहे हो, आप उसकी कुछ प्रोसेसिंग कर रहे हो, उसका फॉर्म चेंज कर रहे हो और फिर आप उसे सेल कर रहे हो। यानी कि आप मेन प्राइमरी जो आपको एग्रीकल्चर का सामान मिला है, प्रोडक्शन हुआ है, उसकी आप प्रोसेसिंग कर रहे हो और फिर अगर आप उसे बेच रहे हो तो इससे होने वाली जो इनकम होगी उसे हम लोग बिजनेस इनकम कहेंगे। ठीक है, तो बात लिख दी उन्होंने कि however the industries where the agriculture produces what processed, आप उसे प्रोसेस कर रहे हैं, उसका फॉर्म चेंज कर रहे हैं। तो अब जैसे कि आप पल्सेस, स्पाइसेस, वीट को आपने फ्लोर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, आटा बेच रहे हैं, चावल आपने क्या किया, गेहूं का आपने आटा बना करके बेचा, तो ये तो प्रोसेसिंग हो गई। ठीक है, उसी तरीके से मान लो कि आपके पास कोकोनट है, कोकोनट का अगर आपने ऑयल बना के बेचा, ठीक है, मस्टर्ड का आपने ऑयल बना करके बेचा, राई का, ठीक है, तो यहाँ पे आपने प्रोसेसिंग कर ली और ये बिजनेस की डेफिनेशन के अंदर अब आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम देखेंगे हमारी मीडियम पर्सपेक्टिव से जो हमारी डेफिनेशन है। मीडियम पर्सपेक्टिव के हिसाब से बिजनेस का मतलब हो गया कोई भी टाइप की एक्टिविटी या फिर इंडस्ट्री सेक्टर। ठीक है, कोई स्पेसिफिक टाइप की एक्टिविटी, कोई पर्टिकुलर टाइप की एक्टिविटी, कोई पर्टिकुलर टाइप का इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक है, जैसे कि हम बात करते हैं ना कि एजुकेशन सेक्टर, या फिर हम बात करते हैं हेल्थ सेक्टर, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ठीक है, आईटी इंडस्ट्री, तो ये आप स्पेसिफिक टाइप के बिजनेस की बात कर रहे हो और ये स्पेसिफिक टाइप की इंडस्ट्री क्या है, हमारी मीडियम पर्सपेक्टिव की डेफिनेशन। फॉर एन एग्जांपल, अगर कोई बालाजी एंटरप्राइजेस से या फिर अगर कोई जो है वो नेस्ले से जाकर के पूछ ले, नेस्ले एक बहुत बड़ी कंपनी है ना कंज्यूमर गुड्स की, उनसे जाकर के पूछे कि आपका बिजनेस क्या है, तो वो मीडियम पर्सपेक्टिव के हिसाब से क्या आंसर देंगे कि हम लोग फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में हैं, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में हम हैं। तो जब आप कोई स्पेसिफिक इंडस्ट्री कोट करते हो तो ये आप मीडियम पर्सपेक्टिव के हिसाब से अपने बिजनेस को डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, टाटा मोटर्स कौन सी इंडस्ट्री में है? ऑटोमोबाइल सेक्टर में है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कहना
मीडियम पर्सपेक्टिव की डेफिनेशन के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आएगा आपका नैरो पर्सपेक्टिव। सो नैरो पर्सपेक्टिव में क्या लिखा हुआ है, इट मे बी डिफाइंड एज one's usual occupation of creating, owning and actively operating an economic organization यानी कि फर्म। अब ये बहुत ही नैरो डेफिनेशन पे हम आ गए हैं। यहाँ पे जब भी कोई हमसे नैरो पर्सपेक्टिव के हिसाब से बिजनेस को डिफाइन करने के लिए कहे तो हम बहुत ही स्पेसिफिक आंसर देंगे। हम उस फर्म का नाम लेंगे जिसे हमने क्रिएट किया है, जिसे हम ओन करते हैं और जिसे हम लोग एक्टिवली ऑपरेट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल टाटा मोटर्स, ये क्या है, ये एक फर्म है, एक स्पेसिफिक कंपनी है जिसे टाटा मोटर्स के ओनर्स ने क्रिएट किया है, उसे ओन कर रहे हैं और उसे रन कर रहे हैं। ये जब स्पेसिफिक फर्म का नाम आ जाए तो ये नैरो पर्सपेक्टिव की डेफिनेशन के अंदर आ गया। ठीक है, नेस्ले एक स्पेसिफिक कंपनी है, ये नैरो पर्सपेक्टिव की डेफिनेशन हो गई। इन्फोटेक हो गया, टाटा स्टील हो गया, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, ये स्पेसिफिक कंपनीज हैं और ये नैरो पर्सपेक्टिव की डेफिनेशन के अंदर आ जाती है। अब यहाँ पे एक वर्ड था यूजुअल ऑक्यूपेशन, यानी कि जिस भी फर्म का आप नाम ले रहे हो, जिसके साथ आप जुड़े हुए हो, जिसके साथ आप अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हो, वो जो ट्रांजैक्शंस है वो रेगुलर बेस पे होने चाहिए। तो अगर कि आपने कोई एक आइसोलेटेड ट्रांजैक्शन कर लिया, फॉर एग्जांपल अगर कि आपकी स्टैंडर्ड 12th की बुक्स पड़ी थी और वो अगर आपने किसी और को बेच दी तो आपने कुछ प्रॉफिट अर्न किया उसमें से, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये तो मेरा बिजनेस है। ये बिजनेस नहीं हुआ। ये जो वन टाइम एक्टिविटी है या इनफ्रीक्वेंट एक्टिविटीज है जो भाई कभी कभार हम कर लेते हैं, तो इन एक्टिविटीज को हम बिजनेस के दायरे में नहीं लेकर आएंगे। जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं वो फ्रीक्वेंटली होनी चाहिए, डेली बेस पे होनी चाहिए। ठीक है, एक्टिवली आपको उसे ऑपरेट करना है, तभी ही वो फर्म की डेफिनेशन में और बिजनेस की डेफिनेशन में आएगी। समझे? तो इनफ्रीक्वेंट और आइसोलेटेड ट्रांजेक्शन्स जो है वो, चाहे आपको उससे प्रॉफिट हो लॉस हो, ये बिजनेस तो नहीं है। वन टाइम प्रॉफिट अर्निंग ट्रांजैक्शंस को आप बिजनेस नहीं कह सकते। ट्रांजैक्शंस को अगर आपको बिजनेस की डेफिनेशन के अंदर लाना है तो वो रेगुलर होना चाहिए। अब आई होप आपको बहुत कुछ यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अब इस डायग्राम को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तीनों डेफिनेशंस को यहाँ पर डायग्राम के थ्रू बताया हुआ है। पहली जो हमारी ब्रॉड पर्सपेक्टिव थी उसमें हमने देखा कि कोई भी टाइप की कमर्शियल एक्टिविटी को हम लोग बिजनेस कहते हैं, ये हमारी ब्रॉड डेफिनेशन। जो हमारी मीडियम डेफिनेशन है, मीडियम पर्सपेक्टिव की डेफिनेशन है, उसके अकॉर्डिंग कोई भी स्पेसिफिक टाइप का इंडस्ट्रियल सेक्टर वो बिजनेस हो गया। जैसे कि आपका रियल एस्टेट सेक्टर है, हेल्थ केयर सेक्टर है, रिटेल सेक्टर है, ये मीडियम पर्सपेक्टिव की डेफिनेशन हो गई। थर्ड, जिस एंटरप्राइज के साथ हम डेली जुड़े हुए हैं, जिसके साथ हम डे टू डे एक्टिविटीज कर रहे हैं, वही हमारी थर्ड जो है वो डेफिनेशन हो जाती है नैरो पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग। अब हम रियलिटी चेक कर रहे हैं, यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको कितना समझ आया है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है इंडियाज इन्फोटेक मेल्टडाउन इज आईटी सेक्टर फेसिंग वर्स्ट क्राइसिस। तो आप देखो यहाँ पर आईटी सेक्टर की बात चल रही है, एक स्पेसिफिक सेक्टर को पकड़ा है। ये कौन सी डेफिनेशन हुई? ये हुई आपकी मीडियम पर्सपेक्टिव की डेफिनेशन। आई होप समझ में आया होगा। लिखा है बिजनेस कॉन्फिडेंस ऑल टाइम हाई, तो यहाँ पे लिखा है बिजनेस कॉन्फिडेंस ऑल टाइम हाई। तो यहाँ पे कोई भी कंपनी का नाम नहीं ले रहे हैं, कोई सेक्टर का नाम नहीं ले रहे हैं, सिर्फ कह रहे हैं बिजनेस कॉन्फिडेंस ऑल टाइम हाई। तो ये क्या हो गई? ये आपकी होगी ब्रॉड पर्सपेक्टिव से डेफिनेशन। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ है कि टाटा मोटर्स Q4 प्रॉफिट डाउन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि टाटा मोटर्स यानी एक स्पेसिफिक फर्म का नाम ले रहे हैं। ये कौन सी डेफिनेशन हो गई? ये हो गई आपकी नैरो पर्सपेक्टिव की आपकी डेफिनेशन यहाँ पर हो जाती है। लिखा है एसएमई आईपीओ रेज 514 करोड़ रुपीस दिस ईयर। तो एसएमई क्या होता है? एसएमई होता है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ये किसी पर्टिकुलर कंपनी की बात नहीं कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर सेक्टर की बात नहीं कर रहे हैं, बस स्मॉल इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं जो साइज में थोड़ी छोटी होती हैं। उन्होंने क्या किया है? आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर के थ्रू पब्लिक को इन्वाइट करके इस पूरे साल में 514 करोड़ रुपीस लिए हैं। तो यहाँ पे जब आप एसएमई की बात कर रहे हो, यानी कि आप साइज के अकॉर्डिंग बात कर रहे हो, आप कोई सेक्टर की कोई फर्म की बात नहीं कर रहे। अगेन ये क्या हो गई? ये ब्रॉड पर्सपेक्टिव के हिसाब से डेफिनेशन हो जाती है। यहाँ पे हमने देखा था, आपको याद होगा, जब मैं साइज की बात करती हूँ, ठीक है, मैं फिर से आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो आपकी बिजनेस की साइज कुछ भी हो सकती है। यहाँ पे हमने देखा था माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। सो ये ब्रॉड डेफिनेशन का पार्ट होगा, इसमें यूजुअली कंफ्यूजन रहता है, पर ये सिर्फ नॉलेज के लिए है, ये हमसे पूछा नहीं जाने वाला एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट हम देख रहे हैं अपना टॉपिक
जो है हमारा डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एंड अदर इकोनॉमिक ऑक्यूपेशंस, ठीक है। तो अब बिजनेस जो है वो और भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो सकती हैं, सिर्फ बिजनेस थोड़ी ना है इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज से आपका बिजनेस किस तरीके से अलग है वो हमें यहाँ पर देखना है, ठीक है। तो लिखा है कि while business as an economic occupation is vastly diverse, only a small portion of population or so urban educated population engages in it. तो अब बिजनेस अगर आपको करना है तो आपके पास ये बहुत ही डाइवर्स फील्ड है, कई सारे बिजनेस ऑप्शंस है हमारे पास। लेकिन ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है कि बहुत सारे लोग जो है वो बिजनेस करते नहीं है, ठीक है। बिजनेस बहुत ही कम लोग करते हैं। यूजुअली जो लोग अर्बन एरियाज में रहते हैं, अच्छा खासा पढ़े हुए हैं, वही जो है वो बिजनेस करते हैं, बाकी सब लोग नौकरी की तलाश में ही रहते हैं। एग्जाम्पल के दौर पे लिखा है कि आप लोग फिलहाल तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहे हो, लेकिन एक बार जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे तो आप में से भी ये ऑब्जर्वेशन किया गया है पहले, बहुत ही कम परसेंटेज, बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जो खुद की अपनी प्रोफेशनल फर्म स्टार्ट करेंगे। बाकी सारे लोग तो क्या करेंगे कि वो जो है वो कोई ना कोई पेड एम्प्लॉयमेंट के साथ जुड़ जाएंगे। बहुत ही कम लोग होंगे जो इंडिपेंडेंटली अपने प्रोफेशन को फर्म के रूप में स्टैब्लिश करेंगे और क्लाइंट्स को डायरेक्ट सर्विसेज देंगे। बाकी सब किसी अच्छी रेप्यूटेड कंपनी में चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के, टॉप मैनेजमेंट का पार्ट बन के रेगुलर सैलरी कमाने के बारे में सोचेंगे, ठीक है। तो बिजनेस काफी कम जने करते हैं, ये बात है। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं कि हम लोग एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशन के बीच का हम डिफरेंस समझेंगे। बिजनेस हमने अच्छे से समझा, जो और इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं उसमें मेजर कौन सी होती है, एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोफेशन। तो अब हम इनसे भी समझ लेंगे। एम्प्लॉयमेंट की अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो एम्प्लॉयमेंट जो भी होती है यानी कि नौकरी जिसे हम कहते हैं, ये स्टार्ट कैसे होती है। देखो, जब भी आपको नौकरी चाहिए तो आप किसी ना किसी कंपनी को या किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन को कांटेक्ट करते हो, एंड पूरा एक प्रोसेस होता है। हो सकता है आपसे इंटरव्यू लिया जाए, ठीक है, आपका बैकग्राउंड चेक किया जाए कि आपने अगर पहले कहीं जॉब की है तो आपका परफॉर्मेंस कैसा था वहां पे, वगैरह वगैरह। एंड अगर आपको बात, आपके प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर को बात सही लगती है, आपने वो क्वालिफिकेशन है जो वो ढूंढ रहा है, तो फिर वो आपको नौकरी पे रखता है। और नौकरी पे जिस दिन आपको रखेगा उस दिन आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट एक साइन करेगा। एक एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, किसके बीच में, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या कुछ लिखा होता है, आपका कंप्लीट जॉब डिस्क्रिप्शन होता है, आपको क्या काम करना है, ठीक है, कितने बजे से कितने बजे तक आपकी ड्यूटी रहेगी, सैलरी क्या मिलेगी, क्या करना है क्या नहीं करना है, आपका बॉस कौन होगा, एवरीथिंग, एवरीथिंग इज प्रॉपरली डिस्क्राइब्ड इन दैट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो कंप्लीट आपको एलाबरेट किया होता है आपके जॉब के बारे में, आपको कितनी सैलरी मिलने वाली है, इसमें सबको इंटरेस्ट होता है, ठीक है। तो आपको देखो, इसमें पीरियोडिकली आपको कंपेंसेशन मिलता है, हर महीने हमें सैलरी मिलती है, ठीक है। अब इस सैलरी को हम वेजेस भी कह सकते हैं और इसे हम सैलरी भी कह सकते हैं। अच्छा, वेजेस कब यूज करते हैं, यूजुअली वर्ड जो हम वेजेस यूज करते हैं वो हम फैक्ट्री वर्कर्स के लिए यूज करते हैं। फैक्ट्री वर्कर्स यूजुअली मैनुअल वर्क करते हैं, ठीक है, वो मैनुअल वर्क करते हैं। और जब हम सैलरी की बात करते हैं तो वो हम लोग ऑफिस स्टाफ के लिए यूज करते हैं, जो जनरली इंटेलेक्चुअल वर्क करते हैं, दिमाग का काम करते हैं, ठीक है। तो उनके लिए हम टर्म यूज करते हैं सैलरी, ठीक है। अब जब भी, ये बात मैंने आपको ऑलरेडी बता दी कि आपको यूं ही नौकरी नहीं मिलती है, उस ऑर्गेनाइजेशन का पूरा प्रोसेस होता है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन का, वो आपको सभी स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। एंड आपके पास उतनी मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो वो मांग रहे हैं, ठीक है। जब भी आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर में भी जब एड निकलती है, पोस्ट कहीं पे अगर खाली होती है, तो यूजुअली जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो न्यूज़पेपर के थ्रू एडवर्टीजमेंट दे देते हैं। तो उसमें भी लिखा होता है भाई रिक्वायर्ड, मान लो कि रिक्वायर्ड प्रिंसिपल फॉर अ स्कूल, तो उसकी प्रॉपर क्वालिफिकेशन लिखेंगे, बीएड पास होना चाहिए, इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो अगर आप में ये क्वालिफिकेशन है तो ही आपको जॉब के लिए रखा जाएगा, वरना आपकी एप्लीकेशन के स्टेज पर ही आपको क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, आगे आने ही नहीं देंगे। तो यू शुड हैव ऑल दोस मिनिमम क्वालिफिकेशन। एंड वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो सकती है, टेक्निकल क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस हो सकता है, ठीक है, वो आपके पास होनी चाहिए तो ही आप सिलेक्ट होगे। अगर आप फ्रेशर हैं यानी आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको ऐसे ही डायरेक्टली है वो एकदम पक्की नौकरी नहीं मिलेगी। आपको एज एन इंटर्न पहले रखा जाएगा, आपका खून चूसा जाएगा, ठीक है, आपको प्रोबेशन पीरियड पे रखा जाता है। तो आपका परफॉर्मेंस देखेंगे पहले तो उस 1 या 2 साल के पीरियड में कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है। अगर आपका परफॉर्मेंस पसंद आ जाता है तो फिर आपको एक जो है वो एकदम पक्की नौकरी दे देंगे, ठीक है। वरना पहले तो आप इंटर्न की तरह ही जाते हो, और इंटर्नशिप में आपको ट्रेनिंग भी करनी पड़ती है, जो कि कंपनी की एक्सपेक्टेशन है कि सबको आना चाहिए, उतनी आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, ठीक है।
फिर आपको जब भी आप जॉब भी कर रहे हैं तो आपकी ड्यूटी बनती है कि जो भी आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसके जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उस कॉन्ट्रैक्ट का आप पालन करें, आप भी पालन करें और आपका एम्प्लॉयर भी पालन करे। अगर आपको कोई परफॉर्मेंस टारगेट दिए गए हैं, कोई काम दिया हुआ है तो वो भी आपको पूरा करना पड़ेगा। टाइम टू टाइम आपको टारगेट्स देते रहते हैं और आपको वो पूरा करना पड़ेगा। इसमें फायदा ये है, देखो अगर आप जॉब कर रहे हैं तो इसमें आपको मिनिमम अश्योर्ड इनकम तो है। आपको पता है कि आपका अगर परफॉर्मेंस अच्छा है तो आपको हर महीने इतनी सैलरी तो आपको मिलनी ही मिलनी है। ठीक है, तो वो डर नहीं है कि भाई इनकम क्या होगी, कैसे होगी। ठीक है, तो मॉनेटरी आप थोड़े सेटिस्फाइड रहते हो यहाँ पे। टेन्योर सर्टेनिटी होती है क्योंकि आपके साथ बकायदा कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि अगर आपका परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री है तो हम आपको इतने इतने साल तक तो नहीं ही निकालेंगे। तो यू आर वेरी श्योर कि मेरी जॉब पक्की है। एंड यहाँ पे आपको कंपनीज कुछ होती हैं जो आपको करियर प्रोग्रेशन का भी चांस देती है। करियर प्रोग्रेशन यानी कि आप जो है वो, अगर आपने क्लर्क के लेवल से स्टार्ट किया था, अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है तो आप मैनेजर पोजीशन तक भी जा सकते हो। यहाँ पे आपको प्रोग्रेस करने का चांस मिलता है वाया प्रमोशंस। ठीक है, ये हो गया आपका एम्प्लॉयमेंट। प्रोफेशन की बात करें जो आप बनने वाले हो, ठीक है, और अपने नाम के आगे ये जो 2 अल्फाबेट लगाना, ये एक अपने आप में बहुत ही गर्व की बात है। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आप जो है अपने सपने को पालें। फिलहाल हम बात करते हैं प्रोफेशन की। तो प्रोफेशन क्या होता है? जो भी प्रोफेशनल्स होते हैं वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अगर आप प्रोफेशनल बन जाओगे तो आप कोई गुड्स नहीं देते, आप सर्विसेज देते हैं। ये सर्विसेज काफी स्पेशलाइज नेचर की होती हैं, यानी कि ऐसा नहीं कि राह चलता कोई भी इंसान ये सर्विसेज दे सके। एक प्रोफेशनल बनने के लिए आपको तो पता ही है कि कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और ये स्पेशलाइज सर्विसेज हम तभी ही देने के काबिल बनते हैं। ठीक है, आपके पास वो सारी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो वो इंस्टीट्यूट प्रिस्क्राइब करता है। जैसे आईसीएआई ने जो क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब करी है वो आपके पास होनी चाहिए, तभी ही आपके नाम के आगे सीए वर्ड जो आप वो लगा सकते हो। ठीक है, आपके पास क्या होना चाहिए? वो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होना चाहिए। सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नहीं है तब तक आप जो है वो अपनी फर्म स्टैब्लिश करके सर्विसेज नहीं दे पाओगे। ठीक है, आपको रिटर्न में क्या मिलता है? जैसे यहाँ पे हमने एम्प्लॉयमेंट देखा तो वहां पे रिटर्न में हमको क्या मिलता था? वेजेस या फिर सैलरीज। एक प्रोफेशन को क्या मिलता है? फीस मिलती है। जैसे हम डॉक्टर के पास फीस जमा करते हैं, सीए को क्या मिलती है? फीस मिलती है, सैलरी नहीं मिलती। ठीक है, तो फी। एंड आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस कौन देता है? वही इंस्टीट्यूट देगा। आईसीएआई आपको देगा जब आप सारा जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स है वो आप पूरी कर लोगे, आप सारे एग्जाम्स क्लियर कर लो, ट्रेनिंग क्लियर कर लो, जब जाके आपको वो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिलेगा। ठीक है, आपको वही है सारे एग्जाम वगैरह पास करने हैं। साथ ही साथ अगर आप एक प्रोफेशनल बन जाते हो तो इंस्टीट्यूट के द्वारा, आपके इंस्टीट्यूट के द्वारा एक कोड ऑफ कंडक्ट डिफाइंड है। कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि कुछ गाइडलाइंस हैं जो एक प्रोफेशनल को पूरी करनी पड़ती है। अगर के गाइडलाइंस ऑफ बिहेवियर, कि आप क्या कर सकते हो एज ए प्रोफेशनल और क्या नहीं कर सकते, तो पूरी गाइडलाइंस आपको बताई जाती है बकायदा। और अगर कि आपने इन गाइडलाइंस का पालन नहीं किया, अगर ये पाया जाता है कि आपने इन कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन किया है, तो आपका इंस्टीट्यूट इतना पावरफुल है कि वो आपके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शंस ले सकता है, आपको पनिश भी कर सकता है। तो हमें जो है वो इस कोड ऑफ कंडक्ट के दायरे में रहकर ही काम करना पड़ता है। ठीक है, प्रोफेशंस जो होते हैं उनके पास, अगर आप सीए बन जाते हो तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। या तो आप क्या कर लो कि आप अपनी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस स्टैब्लिश कर लो, अपनी खुद की फर्म स्टैब्लिश कर लो। ठीक है, या फिर आप ये भी हो सकता है कि आप किसी कंपनी में नौकरी करना स्टार्ट कर दो एज ए सीए। 2 आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, अब प्रोफेशन कौन कौन से हो सकते हैं? एग्जाम्पल के तौर पे अकाउंटेंसी एक प्रोफेशन है। आर्किटेक्चर, जहाँ पे आप घरों को डिजाइन वगैरह करते हो ना, इंटीरियर वगैरह आप डिजाइन करते हो, ठीक है, तो वो आर्किटेक्चर डिजाइनिंग। इंजीनियरिंग एक प्रोफेशन है। लॉ, जो आप लॉ तो आपको पता ही होगा कि लॉयर्स जो होते हैं वो सर्विसेज हमें देते हैं। कोई अगर हम कोई भी केस में अगर हम फंस जाते हैं तो वो हमें हमारे लिए केस को लड़ते हैं, कोई लीगल गाइडेंस हमें देते हैं। मेडिसिन, डॉक्टर्स वगैरह, ठीक है, फार्मासिस्ट, ये सब क्या है? एक सर्विसेज दे रहे हैं हमें। ठीक है, इवन मैनेजमेंट, अभी तो मैनेजमेंट को भी हम लोग प्रोफेशन के दायरे में ले आते हैं, मैनेजमेंट को भी प्रोफेशन कंसिडर किया जाता है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कि जो प्रोफेशनलिज्म है, प्रोफेशनलिज्म का मतलब क्या होता है? जब भी हम कहते हैं ना कि ये बंदा बड़ा प्रोफेशनल है, यानी कि ये परफेक्शनिस्ट है। ठीक है, प्रोफेशन को हमेशा परफेक्शन के साथ जोड़ा जाता है। यानी कि जब आप सीए बन जाओगे तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपकी जो सर्विसेज होंगी वो अव्वल दर्जे की होंगी।
आप ऐसे नौसिखिए की तरह काम नहीं कर सकते। आप कुछ भी करो, क्लाइंट को गलत गलत सलाह दो, ये आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाता। इफ यू आर अ प्रोफेशनल, योर वर्क शुड बी परफेक्ट। ठीक है, तो प्रोफेशनलिज्म को परफेक्शन के साथ जोड़ा जाता है। अब जो हम अगर हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे हिस्ट्री के बारे में लिखा गया है कि हिस्टोरिकली जो भी प्रोफेशनल्स रहे हैं, उन प्रोफेशंस को हम क्या मानते हैं? परस्यूट ऑफ नोबिलिटी। कहने का मतलब है कि जो भी प्रोफेशंस होते हैं, उसे हम ऐसा मानते हैं कि प्रोफेशंस हमेशा सर्विस देने के लिए बनते हैं, ना कि प्रॉफिट अर्न करने के लिए। जैसे डॉक्टर्स हैं, इनसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जो है वो पेशेंट को अपना जो है वो प्रॉफिट अर्निंग जरिया ना समझे। पेशेंट की को सर्विस देना इनका क्या है कि काम है, पेशेंट की जो तकलीफ है वो दूर करें। यानी हम प्रोफेशन को हमेशा नोबिलिटी के साथ जोड़ते हैं, सर्विसेज के साथ जोड़ते हैं, ना कि प्रॉफिट के साथ जोड़ते हैं। एक प्रोफेशनल को हमेशा हाई डिग्री ऑफ एथिक्स के साथ काम करना चाहिए। कभी भी अपने एथिक्स को, सच्चाई को, इंटीग्रिटी को दबा के अपने गलत राह पे हमें नहीं चलना है। ठीक है, देखो ऐसे भी आपके प्रोफेशन की बात करूं, सीए में भी ऐसे बहुत सारे लोग रहे हैं जिन्होंने सीए प्रोफेशन के ऊपर धब्बा लगाने का काम किया हुआ है। ठीक है, जो सीए है उसकी ड्यूटी बनती है कि वो प्रॉपर ऑडिट करे और जो सच है उसे शेयर होल्डर्स के सामने रखे, पब्लिक के सामने रखे। लेकिन कई बार ऐसे भी सीए देखे गए हैं जो पब्लिक में घोटाले होते हैं, उसमें इन सीए का मेजर रोल होता है। ये हमें नहीं करना है। ठीक है, हमें अपने प्रोफेशन की गरिमा को बनाए रखना है। हमें हमेशा सच और सही का साथ देना है, ना कि गलत का। तो ये हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम हमेशा हाई लेवल ऑफ इंटीग्रिटी और एथिक्स को मेंटेन करें। ठीक है, हमारी जो सोसाइटी में एस्टीम होती है, रिस्पेक्ट जो हमें मिलती है, वो हमें इसी से मिलेगी। अगर कि हम काले कामों में पड़ जाएंगे तो हमारी रिस्पेक्ट तो कम हो जाएगी ना सोसाइटी में। ठीक है, हमारे प्रोफेशन की क्या रिस्पेक्ट बचेगी? तो चार्टर्ड अकाउंटेंट एक नोबल प्रोफेशन है जिसे हमेशा सच का साथ देना चाहिए, हमेशा सही का साथ हमें देना है। हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो भी हमसे यही चीज एक्सपेक्ट करता है। अब जो हमने डिस्कशन कर लिया है बिजनेस एंड प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के बारे में, तो अब हम इनके बीच का डिफरेंस भी पढ़ लेते हैं। पहला है डिफरेंस, इसमें लिख रहे हैं मीनिंग। तो बिजनेस क्या है? बिजनेस के अंदर क्या आ जाएगा? कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी, अभी हमने देखा था। सो एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ मार्केट ओरिएंटेड एक्टिविटीज, चाहे वो ट्रेड हो, वो कॉमर्स हो, या वो इंडस्ट्री हो, ये किसके अंदर आ जाएगा? बिजनेस के अंदर आ जाएगा। प्रोफेशन क्या है? एक प्रोफेशन क्या होता है कि जब आप इंडिपेंडेंट सर्विसेज किसी को दे रहे हैं, आपकी सर्विसेज का नेचर क्या होगा? स्पेशलाइज नेचर होगा। ठीक है, और आप प्रोफेशनल कब कहलाते हो? जब आपके पास वो सारी क्वालिफिकेशन है जो वो प्रोफेशनल बॉडी डिमांड कर रही है। जैसे आईसीएआई एक प्रोफेशनल बॉडी है, और आप सीए कब बनोगे? जब आप आईसीएआई के द्वारा जो भी क्वालिफिकेशन बताई गई है, अगर आप उसका पालन कर लें तो आप प्रोफेशनल कहलाओगे। साथ ही साथ ये सब डिस्कस हो चुका है, आपको इंस्टीट्यूट के द्वारा दिए गए कोड ऑफ कंडक्ट का भी पालन करना रहेगा। एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट में भी हम अपनी सर्विसेज देते हैं। ये सर्विसेज हम लोग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में जो लिखा हुआ है उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस का पालन करते हुए अपनी सर्विसेज को देते हैं। बदले में हमें क्या मिलता है? वेजेस और सैलरी मिलती है। एम्प्लॉयमेंट को हम लोग वेज एम्प्लॉयमेंट भी कह सकते हैं। मोड ऑफ स्टैब्लिशमेंट, एक बिजनेस कैसे खड़ा होता है? एक बिजनेस खड़ा होता है एक एंटरप्रेन्योर के डिसीजन से। एंटरप्रेन्योर कौन होता है? जो बिजनेस बनाने के बारे में सोचता है, रिस्क लेता है और अपनी जो सोच है उसे रियलिटी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो एक एंटरप्रेन्योर डिसीजन लेता है कि मुझे बिजनेस करना है, और फिर उस बिजनेस को हकीकत में लाने के लिए जितनी भी लीगल फॉर्मेलिटीज उसे करनी पड़ती हैं, जो भी कानून में लिखा है वो सब उसे पूरा करता है, और इस तरीके से बिजनेस का स्टैब्लिशमेंट हो जाता है। एक प्रोफेशन कैसे एग्जिस्टेंस में आता है? आप प्रोफेशनल कब बनते हो? जब आपको मेंबरशिप मिल जाए, आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिल जाए एक प्रोफेशनल बॉडी से। एम्प्लॉयमेंट तब क्रिएट होती है जब आपके पास लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट हो या फिर सर्विस एग्रीमेंट हो, जो आपको एम्प्लॉयर के द्वारा दिया जाएगा। जिस दिन आपको ये सर्टिफिकेट मिलेगा तो तब से हम मान लेंगे कि आपको नौकरी मिल गई है और आप एम्प्लॉयड हो। सर्विस सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, यानी कि आपको रिटर्न में क्या मिलता है जिससे आप अपना घर बार चला सके। तो बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, प्रॉफिट इज नथिंग बट व्हाट? यू नो, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। जितना भी आपने कमाया है, अगर मैं उसमें से सारे एक्सपेंसेस माइनस कर दूं, जो लास्ट बचेगा, रेसिडुअल बचेगा, वही है आपका प्रॉफिट। प्रोफेशन के लिए बात हो चुकी है, आपको फीस मिलती है, एंड एम्प्लॉयमेंट में वेजेस या फिर सैलरी हो सकती है। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो बिजनेस करने के लिए आपको कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। हम देखते हैं कि जो सब्जी वाले हैं, ठीक है, तो वो भी तो बिजनेस ही कर रहे हैं ना। ठीक है, वो किसी की नौकरी तो कर नहीं रहे, वो प्रोफेशनल भी नहीं है।
वो बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, तो कोई क्वालिफिकेशन थोड़ी है। तो बिजनेस करने की कोई क्वालिफिकेशन नहीं होती। एंड प्रोफेशन, इसमें तो पक्का आपको प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन पूरी करनी पड़ेगी। ऐसे कोई भी बंदा अपने आप को सीए या डॉक्टर डिक्लेयर नहीं कर सकता, ठीक है। जो क्वालिफिकेशन वो बॉडी के द्वारा, प्रोफेशनल बॉडी के द्वारा बताई गई है, वो होनी ही चाहिए, ठीक है, स्ट्रिक्टली होनी ही चाहिए, ठीक है, फर्जी यहाँ पे कुछ भी नहीं चलता। एम्प्लॉयमेंट में आपके पास वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो आपका एम्प्लॉयर मांगता है, जो जॉब करने के लिए जरूरी है, वो क्वालिफिकेशन, उतनी मिनिमम क्वालिफिकेशन हमारे पास होनी चाहिए। एथिकल एथिकल गाइडेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको कौन सी चीजों का पालन करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको क्या पालन करना पड़ेगा, जिस जो भी फाउंडर्स वैल्यू है, ठीक है, जिस जिस भी बंदे ने इस बिजनेस को स्टैब्लिश किया था उसकी कुछ सोच रही होगी, ठीक है। तो मान लीजिए कि मिस्टर एक्स ने ये बिजनेस स्टैब्लिश किया, तो उसकी अपनी थिंकिंग थी, उसकी अपने मॉरल फिलोसॉफीज थी। तो एक्सपेक्ट किया जाता है कि मिस्टर एक्स के बाद जो भी बंदा इस बिजनेस को संभालेगा वो मिस्टर एक्स की जो वैल्यूज थी उसका पालन करे। तो जिसने भी इस बिजनेस को स्टैब्लिश किया है उसकी जो भी मान्यताएं थी उसे हम आगे कैरी करते जाते हैं। यहाँ पे अगर हम प्रोफेशन की बात करें तो यहाँ पे हमारे लिए एथिक्स वही है, हमारे लिए सच और सही वही है जो हमारा इंस्टीट्यूट हमें बताए। वो कहाँ बताया जाता है, हमारे प्रोफेशनल कोड में बताया जाता है। एम्प्लॉयमेंट में जो आपका एम्प्लॉयर बताए वही आपके लिए एथिक्स है। एम्प्लॉयर कहता है ये करो तो वो हमें करना है। एम्प्लॉयर, जब भी आप कोई भी जॉब को भी ज्वाइन करोगे तो आपको भी बताया जाएगा कि आपको क्या करना अलाउड है, क्या करना नहीं अलाउड है, ठीक है। वो हो जाएगा आपके एम्प्लॉयर के द्वारा दिया गया कोड ऑफ कंडक्ट। इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो बिजनेस कर रहे हैं तो पक्की बात है आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। जितना आपका बड़ा बिजनेस है उतनी ज्यादा आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। अगर आप स्टील प्लांट लगाने के बारे में सोच रहे हैं तो करोड़ों में इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। अगर सब्जी का ठेला लगाना है थोड़े थोड़े कम से काम चल जाएगा, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट तो लेकिन करनी पड़ती है। प्रोफेशन की बात करें तो यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट होती है, लेकिन बिजनेस से तो कम ही इन्वेस्टमेंट होगी यहाँ पे। क्योंकि आपको यहाँ पे अपना ऑफिस क्रिएट करना पड़ेगा, चेम्बर, अगर आप क्लिनिक, अगर आप डॉक्टर हैं तो आपको अपना क्लिनिक बनाना पड़ेगा, ठीक है। कंप्यूटर रखोगे, थोड़ी बहुत स्टेशनरी रखोगे, तो उतना तो खर्चा आपका हो ही जाता है। एम्प्लॉयमेंट में आपको अपनी तरफ से कोई खर्चा नहीं करना पड़ता, आपके एम्प्लॉयर ने ही सारा स्टैब्लिशमेंट किया हुआ है, आपको बस वहां पर आना है और अपनी सर्विसेज देनी है। पर्सनल ऑटोनॉमी यानी कि फ्रीडम की बात करें तो अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप तो फ्री हैं, आप तो खुद ही अपने बॉस हैं, आप जो चाहिए वो करो, ठीक है। अगर आप प्रोफेशनल हैं तो देखो आपको फ्रीडम भी मिलता है लेकिन एक हद तक, क्योंकि आप देखो अपनी मनमानी नहीं कर सकते, आपको प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट का तो पालन करना ही है। तो वो दायरा आपको ध्यान रखना है और उस दायरे के अंदर रह करके आप फिर जो चाहे वो कर सकते हो, ठीक है। तो इतना तो आपको इंस्टीट्यूट ने फ्रीडम दिया है, बस आप वो कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन नहीं कर सकते। एम्प्लॉयमेंट में तो बिल्कुल भी आपको कोई भी तरीके का ऑटोनॉमी नहीं होता, आप तो कुछ भी खुद से नहीं कर सकते। आपको आपका जो बॉस कहता है वही आपको मान के चलना पड़ता है। आपको यहाँ पे अपने डिसीजंस लेने का अधिकार नहीं होता। डिसीजंस को सिर्फ हम इम्प्लीमेंट करते हैं, डिसीजन लेने का पावर तो होता ही नहीं है जॉब में, ठीक है। अगर हम साइकोलॉजिकल मोटिव की बात करें, यानी कि क्या हमारे माइंड में क्या होता है, हम ये एक्टिविटी करते हैं तो हमारे माइंड में कुछ ना कुछ तो मोटिव होगा। तो बिजनेस करने से पहले हमारा मोटिव होता है इकोनॉमिक अचीवमेंट। जो भी बंदा बिजनेस कर रहा है वो डेफिनेटली प्रॉफिट इंटेंशन से कर रहा होगा, यानी मनी कमाना हमारा इंटेंशन होता है अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो। अगर आप प्रोफेशन कर रहे हैं, अगर आप प्रोफेशनल बन रहे हैं तो यहाँ पे आपका मेन इंटेंशन होता है सर्विस। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि हम प्रोफेशनल्स को नोबल प्रोफेशन बोलते हैं, यानी कि सर्विस देना हमारा मेन मोटिव होता है। डॉक्टर्स जिनसे हम ये एक्सपेक्ट करते हैं वही बात होगी, पेशेंट को आप सर्व करो। उसी तरीके से बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको भी ये ड्यूटी है कि आप लालच में आकर के, प्रॉफिट्स की लालच में आकर के, ठीक है, ज्यादा पैसा कमाने की लालच में आकर के कोई भी गलत काम ना करें। आपकी ड्यूटी बनती है कि आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट वगैरह कर रहे हैं पूरी सच्चाई के साथ आप करें। तो आपको सर्विस देना है अपने क्लाइंट को, क्योंकि वो आपको एक्सपर्ट समझते हैं, इसीलिए आपके पास आते हैं, और आपको अपना ये एक्सपर्टीज बना के रखना है। यहाँ पे हम जॉब क्यों करते हैं, क्योंकि बस मुझे अपना घर बार चलाना है, ठीक है, लाइवलीहुड, वही हमारा मेन इंटेंशन होता है। सर्टेनिटी ऑफ इनकम, यानी कि क्या हम पक्के तौर पे बता सकते हैं कि हमें इतनी इनकम हर महीने या हर साल मिलेगी मिलेगी। तो बिजनेस में ऐसी कोई सर्टेनिटी नहीं होती है, यहाँ पे सर्टेनिटी लेवल क्या होता है, काफी कम होता है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल कम होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि क्वाइट अ बिट का यहाँ पे मतलब क्या है कि देखो, क्योंकि तुम प्रोफेशनल हो तो तुम्हें इतना तो पता ही है कि जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ तुम जुड़ोगे वो तुम्हें यूं ही एकदम अचानक से तो नहीं निकाल सकती। समझो कि तुम क्या है कि
तुमने किसी कुछ क्लाइंट्स है तुम्हारे पास जो तुम्हारे पास ही आते हैं, ठीक है, तो वो क्लाइंट्स क्या हो जाते हैं कि अगर तुम उसे कंटिन्यूस सर्विसेज देते हो और तुम अच्छी दोगे तो वो तुम्हें छोड़ के तो नहीं जाएंगे, ठीक है, बिकॉज एक टाइम के बाद क्या होता है ना कि क्लाइंट जो है वो आपके ऊपर विश्वास करने लग जाता है। सो यू आर वेरी, आप इतना तो श्योर हो सकते हो कि वो तुम्हारे सिवा और अब कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हें इतनी तो सर्टेनिटी है कि इतने इतने क्लाइंट्स हैं जो मेरी सर्विसेज से सेटिस्फाइड हैं, तो उतनी तो इनकम मुझे आएगी ही आएगी, ठीक है। तो इतना तो हम श्योर होते हैं, ठीक है, कि क्वाइट अ बिट, वी आर क्वाइट अ बिट श्योर। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं बिजनेस की, तो बिजनेस सॉरी एम्प्लॉयमेंट की। तो यहाँ पे तो देखो आपको है ही फुल सर्टेनिटी है, जब तक आपकी जॉब चल रही है तो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में तो आपको उतनी जॉब तो मिलेगी, उतनी सैलरी तो मिलेगी जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, क्या आपका टेन्योर यानी कि लाइफ जो होती है वो सर्टेन होती है? देखो बिजनेस की लाइफ बिल्कुल भी सर्टेन नहीं है। चले तो चांद तक, यानी लंबा चले तो मतलब हो सकता है कि बिजनेस हम कई कई साल चलाएं। ऐसे भी बिजनेस है इंडिया में जो 100 सालों से चल रहे हैं, अंग्रेजों के जमाने से चल रहे हैं, ठीक है। और ऐसे भी बिजनेस है जो 4 दिन भी नहीं देख पाते और बंद हो जाते हैं। तो अनसर्टन है बिल्कुल, हम कोई भी टाइम के बारे में यहाँ पे नहीं बता सकते। प्रोफेशन की बात करें तो हाँ, क्वाइट सर्टन। क्वाइट सर्टन क्यों? वही बात हो जाएगी, इतनी मेहनत करके जब हम प्रोफेशनल बनते हैं तो हम तो जोर लगा देते हैं कि हम अच्छी से अच्छी सर्विसेज दें, अपने क्लाइंट्स को हम खुश रखें, ठीक है, उन्हें हम लोग एकदम एक्सपर्ट लेवल की सर्विसेज दें, उनकी जितनी भी लीगल प्रॉब्लम्स है हम उसे दूर कर सकें। अगर हम ऐसा करते हैं तो इतना तो हमें श्योर होता है कि वो क्लाइंट हमसे लॉन्ग टर्म तक सर्विस लेगा, ठीक है। तो जितने टाइम तक आप बेहतरीन सर्विसेज दोगे, बी श्योर कि तुम रहोगे ही मार्केट में। देखो लॉ भी ना हमारे सपोर्ट में होता है, जब हम प्रोफेशनल होते हैं तो लॉ ने भी क्या किया है कि ऐसे प्रोविजंस बना के रखे हैं। ऐसे बहुत से काम है जो सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट ही कर सकता है, ठीक है, ऑडिट करना कोई और कर ही नहीं सकता, ठीक है, तो तुम ही कर सकते हो। तो तुम्हारे पास तो क्लाइंट्स को आना ही है, तो उतना तो हम श्योर हैं कि जब तक अच्छी सर्विसेज देंगे क्लाइंट आता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ तो सर्टेनिटी हमें मिल ही जाती है। यहाँ पे क्या है कि आप बहुत ही सर्टन हो, ठीक है, यू आर वेरी सर्टन, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वही बात हो जाती है, देखो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के अंदर जब तक तुम ठीक से काम करोगे तुम्हारी नौकरी से तुम्हें कोई नहीं निकाल सकता, ठीक है, ये बात हो जाती है। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है ना, कॉन्ट्रैक्ट की भी अपने लीगल टर्म्स कंडीशंस को हमें पालन करना पड़ता है, तुम्हें भी और एम्प्लॉयर को भी। तो बिना वजह तो वो भी तुम्हें निकाल नहीं सकता, तो इतने तो हम सर्टन होते हैं जॉब में। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट या सक्सेशन की अगर हम बात करें तो क्या आप अपना बिजनेस किसी और को बेच सकते हो? बिल्कुल बेच सकते हैं। बिजनेस में आप ओनरशिप ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। मिस्टर एक्स बिजनेस चला रहे थे, डेथ हो गई, तो अब उसका बेटा या उसकी बेटी अब बिजनेस चलाएगी, ठीक है, तो ट्रांसफर हुआ ना इंटरेस्ट, ओनरशिप किसी और के हाथों में आ गई, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मिस्टर एक्स बिजनेस कर रहे थे, अब मन उठ गया तो अपना बिजनेस किसी और को सेल भी तो कर सकते हैं। खुद जिंदा है लेकिन बिजनेस करने का मन नहीं है, किसी और को बेच दिया, तो क्या बिजनेस इस तरीके से बेचा जा सकता है? बिल्कुल बेचा जा सकता है, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोफेशन में ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है, आप अपनी सीए की डिग्री किसी और को बेच नहीं सकते, ठीक है। ये कमाई जाती है, ये अर्न करी जाती है, इसमें बहुत मेहनत लगती है, ऐसे किसी को किसी से खरीद के या किसी को बेच के नहीं काम चल सकता, इसमें आप नहीं ट्रांसफर कर सकते। नौकरी नौकरी हम किसी को बेच सकते हैं, ठीक है। अब तो ऐसे हाल हैं देश के, अनएम्प्लॉयमेंट इतना प्रॉब्लम बढ़ गया है कि नौकरी अगर हमें मिल जाए तो हम किसी को देंगे ही क्यों, और दिया भी नहीं जा सकता, ठीक है। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि अगर मान लो कि मेरी कंपनी है और मैंने तुम्हारा बकायदा इंटरव्यू लिया, मैं तुम्हारी स्किल से सेटिस्फाइड हूँ एंड दैट्स वाई मैंने तुम्हें जॉब पे रखा, ठीक है। अब तुम ऐसा कहो कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं मेरे भाई को भेज रही हूँ, मेरे भाई को भेज रहा हूँ, ठीक है, ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है। आप अपनी नौकरी किसी और को नहीं दे सकते, आप अपनी जगह पे किसी और को काम पे नहीं भेज सकते, ठीक है। तो ये बातें हैं। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा डिस्कशन ऑन डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोफेशन। तो इस वीडियो में मैं यहाँ तक ही रहने दे रही हूँ। आई होप आपको पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। बहुत ही जल्दी मैं अपना इस वीडियो का थर्ड पार्ट भी जो है वो अपलोड कर दूंगी। हैव अ गुड डे।